नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम चंद्रगहना से लौटती बेर कविता पढ़ेंगे। केदारनाथ अग्रवाल की चंद्रगहना कविता है। चंद्रगहना से लौटती बेर। चंद्रगहना एक जगह का नाम है और वहाँ से कवि लौट रहा है। बेर यहाँ कवि को बताया है, तो कवि चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहा है। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। कवि कहता है कि मैं चंद्रगहना नामक स्थान को देख कर आया हूँ और अब मैं वहाँ बैठकर दूसरे और दृश्य को, प्राकृतिक दृश्य को देख रहा हूँ। और कहाँ बैठकर देख रहे हैं? एक खेत की मेड़ पर। मेड़ होती है खेत के चारों तरफ जो बाउंड्री होती है ना, उसकी थोड़ा मिट्टी लगा कर, रेत को इकट्ठा करके चारों तरफ छोटी छोटी सी मेड़ बना देते हैं, उसकी किनारी बना देते हैं। तो उसी मेड़ के ऊपर अकेला बैठकर कवि उस दृश्य को, प्राकृतिक दृश्य को देख रहा है। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना। कवि कहता है बीता होता है उंगली का पोरा, मतलब उंगली का एक छोटा सा हिस्सा, उसके बराबर एक हरे रंग का छोटा सा ठिगना सा चने का पौधा उगा हुआ है। बांधे मुरेठा शीश पर। मुरेठा होता है पगड़ी, और अपने सिर पर एक शीश, सिर पर एक पगड़ी बांधे हुए है। छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है, और गुलाबी रंग के फूल का अपने सिर पर एक पगड़ी बांधकर सज कर खड़ा है। कहने का तात्पर्य है कि हरे रंग का एक ठिगना सा पौधा है जिसके ऊपर गुलाबी रंग के फूल आ रहे हैं, और वो ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो वो गुलाबी रंग की सिर पर पगड़ी बांधकर सज कर खड़ा है। इसमें मानवीकरण अलंकार बताया है कवि ने, क्योंकि मानवीकरण अलंकार का प्रकृति की तुलना इंसान से की जाती है। ठीक है, तो यहाँ एक चने के पौधे को एक तरह से एक पुरुष का बताया है कि जैसे आदमी अपने सिर के ऊपर पगड़ी बांधता है, ठीक उसी प्रकार हरे रंग का चने का पौधा अपने गुलाबी रंग के पगड़ी सिर पर बांधकर सजकर खड़ा है। ठीक है, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। और चने के पौधे के पास में ही, उसके बिल्कुल पास में ही एक अलसी का पौधा हठपूर्वक उग आया है। कहने का मतलब है कि अपने आप स्वयं अलसी का पौधा चने के पौधे के पास उग आया है। हठीली होता है हठपूर्वक, और अलसी एक पौधे का नाम होता है जो खेतों में खपतवार, मतलब अपने आप जो पौधे फालतू के उगते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता, और वो चने के पौधे के पास स्वयं उगाई है। और उसको यहाँ कवि ने एक महिला, एक स्त्री के रूप में दिखाया है, जिसकी जैसे देह की पतली, अलसी का जो पौधा है उसका जो शरीर है वो पतला है और उसकी कमर लचीली है, और नीले रंग के फूल उसने अपने सिर पर चढ़ा रखे हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो हठीली अलसी है उसका पौधा, उसका शरीर पतला है, उसकी कमर लचीली है, और उसने सिर के ऊपर नीले रंग के फूल लगा रखे हैं, अर्थात नीले रंग के अलसी के फूल आते हैं। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो। कह रही जो छुए यह दू हृदय का दान उसको, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी। अलसी कह रही है कि जो मुझे छुएगा मैं उसे अपना हृदय का दान दे दूंगी, मतलब अपना दिल दे दूंगी। कहने का तात्पर्य है कि जो अलसी का पौधा है वो ये कहता है कि जो मुझे छुएगा मैं उसे अपना दिल दे दूंगी। आगे कवि कहता है कि और सरसों की तो पूछो ही मत, वो भी बहुत सयानी हो गई है। सयानी का मतलब यहाँ है कि सरसों का पौधा जो है वो चने और अलसी के पौधे से भी बड़ा दिख रहा है, इसलिए उसको यहाँ सयानी बताया है। हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। सरसों के फूल पर पीले रंग के, सरसों के पौधे पर पीले रंग के फूल आते हैं, इसलिए उसने एक महिला का ही, स्त्री का ही की तुलना की है कवि ने यहाँ, कि वो बड़ी हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है सरसों, और अपने हाथ पीले कर लिए हैं उसने, क्योंकि सरसों के पौधे पर पीले रंग के फूल आ गए हैं, और हाथ पीले कर कर ब्याह मंडप में वो पधारी है, मतलब विवाह करने के लिए वो तैयार है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ सरसों पक चुकी है और उसके ऊपर पीले रंग के पौधे के पीले रंग के फूल आ चुके हैं। फाग गाता मास फागुन आ गया है, आज जैसे देखता हूँ मैं स्वयंवर, प्रकृति के अनुराग अचल हिल रहा है।
कवि कहता है कि फिर फाग का महीना आ गया है, फागुन का महीना आ गया है और फाग का गीत गा रहे हैं। फागुन के महीने में फाग एक लोक गीत होते हैं जो लोग गाते हैं। तो ऐसे लग रहा है जैसे मानो फागुन का महीना आ गया है और फाग के गीत गाए जा रहे हैं। और कवि देख रहा है कि जैसे मानो यहाँ कोई स्वयंवर हो रहा हो। प्रकृति का अनुराग, प्रकृति होता है नेचर, प्रकृति का यहाँ प्रेम आपस में हिल मिल रहा है। प्रकृति का प्रेम पृथ्वी के आंचल पर हिल रहा है। ठीक है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर में, इस विजन होता है एक सुनसान जगह जहाँ किसी का आना जाना कम होता है। तो कवि कहता है कि इस सुनसान जगह पर दूर व्यापारिक नगर से, क्योंकि व्यापारिक जो शहर होते हैं वहाँ कारखाने व्यापार होता है, भीड़ भड़ाका होता है, तो इसलिए कवि कहता है कि उस व्यापारिक शहरों से बिल्कुल दूर सुनसान नगर में ऐसे लग रहा है जैसे मानो कोई प्रकृति का प्रेम पृथ्वी के आंचल पर हिल रहा है और वहाँ कोई स्वयंवर हो रहा है। प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है और पैरों के तले एक पोखर। और कवि कहता है कि ये जो प्रेम की भूमि है ये बहुत ही उपजाऊ है। कहने का तात्पर्य है कि गांव की जो प्रकृति है वो बहुत ही ज़्यादा आपस में उपजाऊ है और ऐसे लगता है जैसे मानो वहाँ बहुत ही ज़्यादा प्रेम है। और पैरों के तले एक पोखर उठ रही इसमें लहरियाँ। फिर कवि देखता है कि उसके पैरों के बिल्कुल पास में ही एक पोखर होता है, एक छोटा सा तालाब। बरसात के समय जहाँ निचाई होती है, जहाँ गहराई होती है, वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसको कहते हैं पोखर, छोटा सा तालाब। उसमें लहरियाँ उठ रही हैं। लहरियाँ होती हैं तरंगे, हवा जब चलती है तो पानी में लहरें उठती है ना, तो वही बताई है। नील तल पर उगी है घास भूरी। नील तल, पानी के ऊपर जब आसमान की परछाई होती है तो वो पानी की नीला दिखता है। तो यह कवि ने यही बात यहाँ बताई है कि नीले रंग की तली पर उगी हुई है भूरे रंग की घास। पानी में भूरे रंग की घास उगी हुई है, लेकिन जो पानी का जो तल है वो नीला दिख रहा है। ले रही वह भी लहरियाँ, और हवा के कारण पानी जब हिलता है तो घास भी लहरियाँ लहरा रही हैं, हिल रही हैं। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आँख को चमकाता। फिर कवि कहता है कि पानी में जब सूरज की किरणें गिरती हैं तो उन किरणों से, सूरज से और पानी की किरणों जब पानी में गिरती हैं तो वो एक तरह से एक दूर चांदी का गोल गोल खंबा लग रहा है। कहने का तात्पर्य है कि जो सूरज की किरणें हैं वो इतनी चमकीली हैं जैसे मानो वो चांदी का खंबा है जो आँखों को भी चमका रहा है। मतलब आँखों को पर भी उस पर किरणों के कारण आँखें भी उसमें चमका रही हैं। है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। कवि कहता है कि जो वो पोखर है, जो तालाब है, उसके किनारे पर काफ़ी पत्थर गिरे हुए हैं और बार बार हवा के कारण जो पानी है वो उन पत्थरों के ऊपर टकरा रहा है, उनको छू कर जा रहा है। तो वो ऐसे लग रहा है जैसे मानो वो पत्थर चुपचाप वहाँ पानी पी रहे हैं, लेकिन ये प्रक्रिया बार बार हो रही है। तो कवि कहता है कि न जाने उनकी प्यास कब बुझेगी। कहने का तात्पर्य है कि बार बार पत्थरों से पानी छू रहा है हवा के कारण। तो कवि कहता है कि पता नहीं इन पत्थरों की प्यास कब बुझेगी। चुपचाप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निंद्रा त्यागता है। और फिर कवि कहता है कि वहाँ पर एक अपने बगुला है जो अपने पैरों को डुबाए हुए पानी में खड़ा है। मतलब पानी में एक बगुला है जिसने अपने पैरों को पानी में डुबा रखा है। और एक मीन होता है मछली, चंचल मतलब नटखट। और जैसे ही वो चंचल नटखट मछली को देखता है तो अपनी निंद्रा को त्याग देता है। बगुला जो है वो पानी में अपने पैरों को डुबाकर और आँखों को बंद करके ऐसे लगता है जैसे मानो ध्यान मगन हो, ध्यान लगा रहा हो और सोया हुआ हो, नींद में हो। लेकिन जैसे ही वो चंचल मछली को देखता है वो अपनी नींद को त्याग देता है और उसे अपनी ध्यान को त्याग देता है। चट दबाकर चोंच में नीचे गले को में डालता, और अचानक से जैसे ही बगुले को मछली दिखती है वो उसे अपनी चोंच में दबा लेता है और गले में डालता है, मतलब निगल लेता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपट्टे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय में।
और फिर कवि देखता है कि एक काले माथे की एक चिड़िया है, मतलब एक चिड़िया है, चतुर चालाक चिड़िया है जिसके माथे पर काला निशान है और उसके सफ़ेद पंख हैं। वो अचानक से झपट्टा मारती है और टूट पड़ती है भरे जल के हृदय में, और जल की गहराई में जब टूट पड़ती है। कहने का तात्पर्य है कि एक काले माथे की चतुर और चालाक चिड़िया है जिसके सफ़ेद पंख है और वो अपना शिकार देखते ही जल की गहराई में अचानक से टूट पड़ती है। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती गगन में, और जब उसको काले माथे वाली चिड़िया को जब एक चटुल मछली दिखती है, एक चालाक मछली दिखती है, तो वो उसको दबाकर अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर आसमान में उड़ जाती है। कहने का तात्पर्य है कि काले माथे की एक चतुर चिड़िया है जिसके सफ़ेद पंख है। जब उसे एक उजली चटुल मछली दिखती है तो वो हृदय पानी की गहराई में उतर जाती है और अपनी पीली चोंच में उसको दबाकर दूर आसमान में उड़ जाती है। और यहीं से फिर कवि कहता है कि जहाँ वो खड़ा है वहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है। जहाँ कवि खड़ा है वो कहता है कि वहाँ की भूमि जो है वो ऊंची है। क्यों ऊंची है? क्योंकि वहाँ रेल की पटरी बिछी हुई है। रेल की पटरी भूमि की के से थोड़ा सा ऊंची होती है ना। ट्रेन का टाइम नहीं है। अब कवि को पता है कि वहाँ ट्रेन नहीं आएगी क्योंकि उसको समय का पता है, तो कह रहा है कि यहाँ ट्रेन के आने का भी समय नहीं हुआ है। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आज़ाद हूँ। मतलब यहाँ ट्रेन का टाइम नहीं है, इसलिए समय नहीं हुआ है, इसलिए रेल की पटरी के पास मैं आज़ाद हूँ और मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। चित्रकूट की चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं बांझ भूमि पर। फिर कवि कहता है चित्रकूट, मतलब वहाँ एक चित्रकूट की पहाड़ियाँ भी हैं। चित्रकूट एक जगह का नाम है जहाँ अनगढ़ होती है, टेढ़ी मेढ़ी, चौड़ी और कम ऊंची, ज़्यादा ऊंची भी नहीं है, ज़्यादा चौड़ी भी नहीं है, और ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियाँ हैं जो दूर दिशाओं तक फैली हुई हैं बांझ भूमि पर। बांझ भूमि है क्योंकि यहाँ पत्थर है, इसलिए कवि ने इसको बांझ भूमि बताया है। इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। कवि कहता है कि यहाँ रीवा के पेड़ हैं जो कांटेदार हैं और कुरूप दिख रहे हैं। रीवा के पेड़ होते हैं कांटेदार, जैसे इस फोटो में दिखाया है, और वो बदसूरत होते हैं इसलिए बताए हैं बदसूरत, कुरूप इसलिए बताए हैं क्योंकि वो कांटे ही कांटे होते हैं, उनके ऊपर कोई फल नहीं उगता, सिर्फ फूल आते हैं। ठीक है, तो कवि यही बात यहाँ बताना चाहता है। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सूखे का स्वर, और फिर अचानक से कवि को सुख होता है, सूखा होता है तोते का जो स्वर है टें टे टे, वो सुनाई देता है मीठा मीठा रस टपकाता हुआ। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता हुआ, और ये वनस्थली वन की भूमि, सुनसान भूमि में तोते का मीठा मीठा टेटे का स्वर रस टपकाता हुआ कवि को सुनाई देता है। उठता गिरता सारस का स्वर टेरटो मन होता है उड़ जाऊं मैं। फिर अचानक से कवि को वहाँ सारस का स्वर, सारस की आवाज़ सुनाई देती है टेरटो की। वो कभी उठता गिरता, मतलब कभी कम होती है उसकी आवाज़, कभी उसकी आवाज़ ज़्यादा होती है। तो कवि कहता है कि मेरा भी मन करता है कि मैं भी उड़ जाऊं पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में। कवि कहता है कि जहाँ इतनी सुंदर प्रकृति की चीज़ें मुझे दिख रही हैं, इनके स्वर सुनाई दे रहे हैं, तो मेरा भी मन करता है कि इन पक्षियों के साथ मैं भी पर होता है पंख, अपने पंख फैलाकर उड़ जाऊं सारस के संग, सारस के साथ मैं भी दूर आकाश में उड़ जाऊं, जहां जुगल जोड़ी रहती है, जहां सारस नर और मादा की जोड़ी रहती है, वहीं मैं उड़ जाऊं हरे खेत में। उस हरे खेत में मैं भी सारस के साथ उड़ जाऊं और क्या करूं, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुपके चुपके, और सारस की या प्रकृति की या जो पक्षियों की जो प्रेम कहानी है, उनके आपस की जो बातें हैं, वो मैं चुपचाप सुन लूं। कवि कहता है कि मेरा भी ऐसा मन करता है कि मेरे भी पंख होते तो मैं भी उन पंखों को फैलाकर दूर आकाश में उड़ जाता और इनकी प्रकृति के दृश्य को देखता और इन पक्षियों की जो आपसी प्रेम की कहानी है उनको चुपचाप सुनता।
ठीक है बेटा, ये ध्यान से करना। पूरी कविता मैंने एक साथ ही करवा दी है। ठीक है, धन्यवाद।